आज शंकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार इतने दिनों बाद उसे एक बड़ी पतंग जो मिल गई थी। वह खुशी खुशी बसंती से कह रहा था, देख बसंती, आज कितनी बड़ी पतंग मेरे हाथ लगी है। बसंती ने उत्सुकता से पूछा, अरे कहाँ से मिली? शंकर ने गर्व से जवाब दिया, अरे यूं ही थोड़ी मिल गई, बड़ी मेहनत की तब जाकर हाथ लगी है। फिर शंकर दौड़ता हुआ हीरा और मोती के पास चला गया। हीरा और मोती दो बहनें थी और शंकर उनके सानिध्य में ही बड़ा हुआ था। उन दोनों से उसका गहरा जुड़ाव था। स्कूल से लौटते ही शंकर सबसे पहले उन्हें सारा दिन का हाल सुनाता और फिर भोजन करता। शंकर ने अपने बैल घेरा को बड़े गर्व से पतंग दिखाते हुए कहा, देखो घेरा, कितनी बड़ी पतंग मेरे हाथ लगी है। घेरा भी सिर हिलाकर जैसे शंकर की खुशी में सहभागी हो गया। शंकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और फिर उसके लिए खली और मोटे अनाज का मिश्रण तैयार करता, जिसे वह बड़े स्नेह से खिलाता। इधर बसंती गोबर के कंडे बना रही थी, जिन्हें सुखाने के लिए बाहर डाल रही थी। वह शंकर से बोली, भैया, पिताजी और भैया को खेतों में रोटी दे आना और लौटते समय हकीम काका से दवाई भी लेते आना। अम्मा की खांसी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शंकर ने जवाब दिया, अच्छा, मैं अभी जाता हूँ बसंती, बस रोटी बांध दे। बसंती, जो शंकर की बहन थी, ने तुरंत हाथ धोकर हैंडपंप से पानी निकाला और झोपड़ी में जाकर रोटी बांधने लगी। झोपड़ी की हालत खस्ता थी। एक तरफ से छत टूटी हुई थी और दीवारें मिट्टी की बनी थी। बर्तन भी जगह जगह टूटे फूटे थे। सामान के नाम पर एक छोटा सा लोहे का संदूक, कुछ पुराने कपड़े जो रस्सी पर लटके हुए थे और दीवार पर एक हनुमान जी की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, संकट मोचन, सब संकट हरेंगे। बसंती के पिताजी किसान थे जो कपास की खेती करते थे। अब उनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन बची थी, क्योंकि पिछले साल बीज खरीदने के लिए उन्होंने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया था। शंकर की उम्र सिर्फ 12 साल थी और उसका बड़ा भाई 19 साल का हो चुका था। बसंती की उम्र 18 साल थी और उनकी मां पार्वती अक्सर बीमार रहती थी। इतनी कमाई नहीं थी कि मां का इलाज सही ढंग से करवाया जा सके। गांव के हकीम ही उनका इलाज करते थे। बसंती ने कपड़े में रोटी बांध दी और साथ में 2 प्याज रख दिए। वह कहने लगी, आज घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं थे। जो थोड़े से पैसे थे उनसे हीरा और मोती के लिए अनाज खरीद लाई हो। आज कई दिनों बाद बैलों को भी अच्छा भोजन मिला है। बसंती कहती है, लहसुन कर पिताजी को देते समय हकीम काका से दवा भी ले आना। शंकर कहता है, ठीक है। बसंती फिर उसे जल्दी आने के लिए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर पतंग लूटने लगो। शंकर जवाब देता है, हाँ ठीक है। शंकर घर पहुंचकर अपने बड़े भाई को आवाज लगाता है, भैया, दीदी ने रोटी भेजी है। उसका भाई कहता है, अच्छा चलो पिताजी को बताते हैं कि थोड़ा खा ले। पिता भारी मन से कहते हैं, क्या खा ले, अब तक बीज बोने चाहिए थे। इस बार भी बारिश सही समय पर होगी या नहीं, कौन जानता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। कर्ज का बोझ भी सिर पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारी माँ भी बीमार है, नहीं मालूम वो बचेगी या नहीं। बड़ा बेटा पिता को सांत्वना देने की कोशिश करता है, पिताजी ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पिता कहते हैं, बेटा चिंता कैसे न करो। फिर दोनों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। शंकर हकीम काका के पास जाकर कहता है, काका, माँ की खांसी नहीं रुक रही है। हकीम जी चिंतित होकर कहते हैं, शंकर, मैंने कई बार कहा है, शहर के अस्पताल में दिखा लो, अब उसकी खांसी मेरे बस में नहीं है। फिर वो एक कपड़े में दवा बांधकर शंकर को थमाते हैं। शंकर घर लौटता है। बसंती माँ पार्वती को बड़ी मुश्किल से उठाती है और कहती है, माँ दवा खा लो। पार्वती धीमी आवाज में अपनी आंखें खोलते हुए बसंती को प्यार से देखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटी? सारा दिन काम में लगी रहती है, अपना ख्याल रखा कर। अब तू बड़ी हो गई है, अगर सुंदर नहीं दिखेगी तो कौन देखेगा। बसंती मुस्कुराते हुए कहती है, माँ तू मेरी शादी की चिंता मत कर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चलो दवा खा लो। पार्वती हल्के से हंसते हुए कहती है, हट पगली, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुझे एक दिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से उठते हुए पार्वती दवा पीकर फिर लेट जाती है। पार्वती शंकर की ओर देखते हुए कहती है, शंकर खेत पर गया था क्या? शंकर जवाब देता है,
हाँ अम्मा, अभी गया था। फिर पार्वती पूछती है, सिंचाई का इंतजाम हो गया? शंकर धीरे से कहता है, अभी नहीं हुआ माँ। पिताजी रामदीन काका से बात कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए हमें भी बारह चालू करने दो, बदले में जो किराया हो ले लो। पार्वती चिंता से पूछती है, तो उसने क्या कहा? शंकर जवाब देता है, वो तैयार है, लेकिन काका की बात मान नहीं रही। रवि की मां चिंता में कह रही थी, अगर बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ट्यूबवेल जल जाएगा। देखो इस बार समय पर बारिश होगी या नहीं? रवि बसंती उसे दिलासा देते हुए बोली, मां तुम परेशान मत हो, भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। इस बार जरूर बारिश होगी और हमारा खेत सफेद सोने से लहलहाएगा। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रामचरण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खटिया पर लेटा खुले आसमान की ओर निहार रहा था। शायद कोई आवारा बादल का टुकड़ा दिख जाए, पर आसमान एकदम साफ था, जैसे किसी अनकही उदासी में डूबा हो। सितारे झलमिलाते हुए चमक रहे थे और पूर्णिमा का चांद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपनी रोशनी से खेतों को और सुखा रहा हो। रामचरण को ऐसा महसूस हुआ कि चांद उसकी बर्बादी का जश्न मना रहा है। वह बेचैन होकर खटिया पर करवटें बदलता रहा, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ और जैसे कोई भटकती आत्मा हो इधर उधर टहलने लगा। सुबह होते ही शंकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वह अपने प्यारे हीरा और मोती से जरूर मिलता है। वह उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, हीरा आज हमारी गणित की परीक्षा है, देखना इस बार भी मैं ही अव्वल आऊंगा। हीरा उसकी बातों को समझते हुए सिर हिलाता है, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। शंकर फिर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है इस बार बारिश होगी? हीरा एक बार फिर सिर हिलाता है और उसकी गले में लटकी घंटी की आवाज टन टन कर गूंजने लगती है। शंकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है हीरा, अब मैं चलता हूं। जैसे ही शंकर वापस आता है, एक बड़ी सफेद एसयूवी उसकी झोपड़ी के सामने रुकती है। रामचरण हाथ जोड़कर दौड़ते हुए गाड़ी के पास आता है और कहता है, मालिक आपने आने का कष्ट क्यों किया? बुला लिया होता। साहूकार कहता है, हर बार तुम्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं, आज सोचा खुद ही आकर देखूं क्या हाल चाल है। रामचरण गहरी सांस लेते हुए कहता है, मालिक आप तो जानते हैं पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, हालत बहुत खराब है। साहूकार ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी बदहाली पर ध्यान दूंगा तो अपना धंधा कैसे करूंगा? मेरी मजबूरियां भी समझो। रामचरण हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, मालिक कुछ दया करो। इतने में साहूकार की नजर बसंती पर पड़ती है। वह कहता है, ये तुम्हारी बेटी है ना? रामचरण सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ मालिक। साहूकार फिर पूछता है, बड़ी हो गई है, शादी कब करोगे? रामचरण हताश स्वर में कहता है, लड़का ढूंढ रहा हूं साहब, दहेज का बड़ा बोझ है, पैसा होता तो आपका कर्ज कब का चुका देता। मधु साहूकार ठंडी हंसी के साथ कहता है, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरा पैसा चुका देना। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। रामचरण निराशा से झोपड़ी में लौटता है। पार्वती पूछती है, क्या कह रहा था? वह थके स्वर में जवाब देता है, कह रहा था उधारी जल्दी चुका दो। अब कहां से लाऊं इतना पैसा? पार्वती हल्के से कहती है, तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं। रामचरण उदास मन से कहता है, जैसा तुम ठीक समझो, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर वह खेतों की ओर चल देता है। पार्वती अपने बड़े बेटे हरि से कहती है, बेटा मामा से 1 लाख रुपये मांग लो। हरि आश्चर्य से कहता है, अम्मा मामा इतने पैसे दे देंगे? पार्वती ठंडी आवाज में कहती है, पूछकर तो देखना पड़ेगा बेटा। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। पार्वती बेचैन होकर पूछती है, क्या हुआ? हरि जवाब देता है, पता नहीं अम्मा, जाकर देखता हूं। हरि बाहर निकलकर लोगों से पूछता है, भाई क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा है? पड़ोसी उदास स्वर में बताता है, तुम्हें नहीं पता? आज सुबह सुबह बिहारी लाल ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। हरि चौंक कर पूछता है, क्यों चाचा? वह जवाब देता है, साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया था, इस साल बीज भी नहीं खरीद पाया, तंग आकर आत्महत्या कर ली। हरि दुखी होकर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा किसान। चाचा सिर हिलाकर कहता है, अब भगवान ही जाने,
और क्या क्या दिन दिखाएंगे। हरी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरे विचारों में खो जाता है। हमारे घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। सारा परिवार कर्ज में डूबा है। बहन की शादी करनी है। बैलों के लिए भी चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। दफ्तर में बाबू भी रिश्वत मांग रहा था। कोई रास्ता दिख नहीं रहा। बारिश समय पर नहीं होती और अगर हो भी गई तो कीड़े फसलें खा जाते हैं। वह सोचता है, रामदीन काका की हालत तो देखो। उन्होंने 2 साल पहले ही ट्यूबवेल लगवा लिया था। उनकी खेती तो इस साल भी बढ़िया हुई है और अब तो उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। हम ही लोग हैं जो हर साल की तरह मारे जा रहे हैं। हरी दुखी मन से उठता है और सोचता है, चलो मामा से बात करता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। घर पर बसंती पुराने बक्से से हटी पुरानी किताबें निकाल रही है। वह उन दिनों को याद करती है जब वह स्कूल जाया करती थी। पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी। गणित और विज्ञान उसके प्रिय विषय थे। एक बार उसने गणित की प्रतियोगिता में स्थान भी प्राप्त किया था। उसका प्रमाण पत्र उसने आज भी सहेज कर रखा है। आर्थिक संकट के चलते बसंती को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी एक घनिष्ठ सहेली शिवा, जो पड़ोसी रामदीन की बेटी है, ने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है, जबकि बसंती, अफसोस की बात है, केवल 7वीं तक ही पढ़ सकी। एक दिन बसंती अपनी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। तभी शिवा आकर बोली, अरे बसंती, क्या कर रही है? चलो सरोवर की ओर चलते हैं। बसंती ने उत्तर दिया, नहीं शिवा, अभी नहीं जा सकती। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। शिवा ने उसे मनाने की कोशिश की, चलना थोड़ी देर के लिए। और ये पुरानी किताबें क्यों देख रही है? अब तो तुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। तेरे लिए तो अच्छा है, न परीक्षा का झंझट, न कम नंबर पर डांट खाने का डर। बसंती ने गहरी सांस ली और कहा, तू जानती है मुझे पढ़ने का कितना शौक था, पर छोड़, तू ये सब नहीं समझेगी। फिर अचानक उसने पूछा, तू बार बार सरोवर जाने की जिद क्यों कर रही है? कोई खास बात है? शिवा अपनी नजरें झुका लेती है। बसंती ने तुरंत भांप लिया, कुछ तो है, नहीं तो तू यूं बार बार सरोवर जाने की जिद नहीं करती। शिवा थोड़ी झिझकते हुए बोली, हाँ, सुरेश गांव आया हुआ है कुछ दिनों के लिए। बसंती मुस्कुराई, तो ये बात है, सीधे सीधे कह देती कि सुरेश से मिलने जाना है। ठीक है, रुक, मैं माँ को बताकर आती हूँ कि हम लोग सरोवर जा रहे हैं। इसी बीच हरी अपने मामा के घर पहुंचता है। मामी हरी को देखकर बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं और वह हरी को अपने बेटे के समान मानती है। वे जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाने लगती है और पूछती है, गांव में सब कैसा है? तेरी माँ पार्वती कैसी है? हरी ने उत्तर दिया, सब ठीक है मामी, बस माँ की खांसी नहीं रुक रही है। मामी चिंतित होकर बोली, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? हरी ने कहा, हाँ मामी, कई बार ले गए हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तभी मामा बाहर से आते हैं और हरी को देखकर खुश हो जाते हैं। हरी ने पूछा, मामा जी कहाँ थे? मामा ने कहा, अरे बेटा, पंडित जी ने एक लड़का बताया था कल्पना के लिए, वही देखने गए थे। हरी ने उत्सुकता से पूछा, तो लड़का पसंद आ गया? मामा ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, उसकी उम्र कुछ ज्यादा थी और परमानेंट नौकरी भी नहीं है। तू बता कैसे आना हुआ? हमारी बहन तो ठीक है ना? हरी पूछता है। उसका मामा चिंतित स्वर में कहता है, उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। फिर मामा ने रामचरण के बारे में पूछा। हरी उदासी से जवाब देता है, पिताजी बहुत परेशान है। मामा ने पूछा, क्यों? हरी ने गहरी सांस लेकर कहा, साहूकार बहुत तंग कर रहा है। मामा को स्थिति समझ में आ जाती है और वे धीरे से पूछते हैं, कितना पैसा चाहिए? हरी संकोच से कहता है, 1 लाख रुपए। इस पर मामा थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, तो चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा। उधर शंकर अपनी गणित की परीक्षा में पूरे अंक पाकर बेहद प्रसन्न था। वह खुशी खुशी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सीधे हीरा मोती से मिलने गया। उसने उत्साहित होकर कहा, हीरा, आज मुझे 10 में से पूरे 10 अंक मिले हैं। मास्टर जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे इनाम में ये शॉल भी दी। हीरा अपने सिर को हिलाता है और गले में बंधी घंटी को जोर से बजा देता है, मानो शंकर की खुशी में शामिल हो। शंकर उसे प्यार से सहलाता है, फिर अपनी माँ पार्वती के पास जाता है और उसे यह खुशखबरी बताता है। पार्वती अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करती है।
दूसरी ओर मामा हरि को बाजार ले जाते हैं। वहां एक दुकान से उसके लिए नए कपड़े खरीदते हैं और फिर बैंक जाते हैं। बैंक से वे 1.5 लाख रुपए नकद निकालते हैं और हरि के हाथों में थमाते हैं। मामा ने इसके साथ ही एक डीलर मशीन भी खरीद कर दी। हरि आश्चर्य से पूछता है, मामा ये क्या है? मामा मुस्कुराते हुए समझाते हैं, ये डीलर मशीन है, इससे बीज बोया जाता है। अब तुम्हारे काम में सहूलियत होगी। इस मशीन में एक स्टील का धारदार हिस्सा होता है जो तैयार की गई जमीन पर हल्का दबाव डालने से एक छोटा गड्ढा बना देता है। जब मशीन को थोड़ा और दबाया जाता है तो बीच में लगे बॉक्स से बीज गिरकर उस गड्ढे में चला जाता है। बीज गिरते ही वह मशीन उसे मिट्टी से ढक देती है। हरि कहता है, समझ गया मामा, ये वाकई बहुत बढ़िया चीज है। मामा कहते हैं, ठीक है, अब तो जा और पैसे का ख्याल रखना। हरि उन्हें प्रणाम कर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर शिवा और बसंती दोनों सहेलियां तालाब के पास पहुंचकर आधे घंटे से बातें कर रही थी। अचानक बसंती पूछती है, तूने अपनी अम्मा को सुरेश के बारे में कुछ बताया या नहीं? शिवा कहती है, अभी नहीं बताया, पर अब सोच रही हो कि बता दूं। बात कर लूंगी जल्दी। बसंती कहती है, हाँ जल्दी बता दे, कहीं देर ना हो जाए। तभी शिवा सुरेश को आते हुए देखती है और उत्साह से कहती है, वो देख, सुरेश आ रहा है। आज मैं उससे जरूर पूछूंगी कि वो हमसे शादी करना चाहता है या नहीं। बसंती सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, ये तो तेरा सही निर्णय है। जैसे ही सुरेश पास आता है, बसंती हंसकर कहती है, कैसे हो सुरेश भैया? सुरेश जवाब देता है, मैं ठीक हूं, तुम बताओ। बसंती कहती है, मैं भी ठीक हूं। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूं। शिवा कहती है, नहीं बसंती, तू बस 5 मिनट और बैठ, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बसंती थोड़ी दूर जाकर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। अब शिवा सुरेश से पूछती है, क्यों, इतने दिनों बाद गांव कैसे आना हुआ? सुरेश जवाब देता है, फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम का बहुत दबाव था। शिवा हंसते हुए कहती है, तो अब छुट्टी मिल गई, अब क्या इरादा है? सुरेश थोड़ी हैरानी से पूछता है, कैसा इरादा? शिवा मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? कब करोगे शादी की बात? सुरेश गंभीर होकर कहता है, शादी की बात करने के लिए ही तो गांव आया हूं। शिवा थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अच्छा तो शादी के बाद हमें शहर घुमाओगे ना? सुरेश हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। शिवा कहती है, ठीक है, अब हम चलते हैं। सुरेश कहता है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? शिवा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जल्दी इसलिए, नहीं तो अम्मा हमें ढूंढ रही होगी। उधर रामचरण साहूकार का सारा कर्ज चुकाने के लिए उसकी हवेली पर पहुंचता है। क्या मामला है, इतनी सुबह सुबह उदास चेहरा लेकर क्यों आया है? साहूकार ने रामचरण से पूछा। रामचरण ने जवाब दिया, मालिक, मैं आपका उधार चुकाने आया हूं। साहूकार ने तंज कसते हुए कहा, अरे अचानक इतना पैसा कहां से मिल गया? रामचरण ने कहा, मालिक, मैंने कहीं से उधार लिया है। साहूकार ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, कितना लाया है? रामचरण ने झिझकते हुए कहा, 1 लाख रुपए। साहूकार ने सवाल किया, और बाकी 2 लाख का क्या हुआ? रामचरण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मालिक, फसल बिकने के बाद बाकी भी लौटा दूंगा। साहूकार ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जा अपना काम कर। रामचरण सीधा बाजार की ओर चल पड़ा। वहां से उसने बचे हुए पैसे से G27 कपास के बीज खरीदे और अपने बेटे हरि को पुकारा, चल बेटा, खेत चलते हैं, अब खेत की गुड़ाई करनी है। पिता पुत्र फावड़ों के साथ खेत की गुड़ाई में जुट गए। हरि ने देखा कि बगल में रामदीन एक बड़ी मशीन से मिट्टी पलट रहा था। उत्सुक होकर हरि ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये रामदीन ने कौन सी बड़ी मशीन लाई है? रामचरण ने जवाब दिया, लगता है उसने कहीं से कल्टीवेटर मशीन किराए पर ली है। हरि ने फिर पूछा, इस मशीन का क्या काम होता है? रामचरण ने बताया, ये मशीन मिट्टी को भुरभुरी करती है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है। लेकिन बेटा, अपना काम कर, दूसरों के काम पर ध्यान मत दे। इधर बसंती अपने घर के कामों में व्यस्त थी। वह दूर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी ताकि घर में चूल्हा जल सके। तभी चांदनी नाम की एक औरत
जो अक्सर गांव आती जाती रहती थी, ने उसे आवाज दी। चांदनी साहूकार की अच्छी दोस्त थी, मध्यम कद की औरत, जिसके मुंह में अक्सर पान का बीड़ा रहता था। उस दिन उसने पीले रंग की चमकदार साड़ी पहन रखी थी, कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगी थी। वह पढ़ी लिखी भले ना हो, पर बातों से लोगों को अपनी ओर खींचने में माहिर थी। उसने छेड़ते हुए कहा, अरे बसंती, कहाँ यूं इधर उधर घूम रही है? बसंती ने जवाब दिया, कुछ नहीं, लकड़ियां बीन रही हो। चांदनी ने ठहाका मारते हुए कहा, पगली, कब तक ये लकड़ियां बीनती रहेगी? चल मेरे साथ शहर चल, तुझे रानी बना दूंगी। बसंती ने गंभीरता से कहा, नहीं चांदनी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब वह कहती है, अरे सहचर, मैं तुझे कहीं काम दिला दूंगी, तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा और तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। इस पर बसंती कहती है, नहीं काकी, इस वक्त मैं नहीं जा सकती, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। उधर शंकर सरोवर के पास अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मग्न था। आज स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि गुड़ेरी पड़वा का दिन था। उसकी पतंग आसमान की ऊंचाई में सबसे ऊपर उड़ रही थी और उसने उसे रंग बिरंगे कागजों से सजाया था। पतंग के पीछे लहराते कागज के फीतों को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शंकर अपने रंग बिरंगे सपनों को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहता हो। वह रमेश से कहता है, देखो रमेश, मेरी पतंग आज कितनी ऊंची उड़ रही है। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, तेरी पतंग वाकई बढ़िया है। शंकर गर्व से कहता है, आज मुझे कोई छू नहीं सकता। रमेश हंसते हुए कहता है, छू नहीं सकता तो क्या, काट तो सकता हो। शंकर ने चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो काट कर दिखा। रमेश ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी पतंग शंकर की पतंग के पास पहुंचती, शंकर चतुराई से अपनी पतंग को दूर ले जाता और रमेश की पतंग पीछा करते रह जाती। अंत में रमेश हंसते हुए कहता, चल आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन तेरी पतंग जरूर काटूंगा। शंकर मजाकिया लहजे में कहता है, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, और जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन से खेत की जुताई चल रही थी। अब बीज बोने का समय आ चुका था। रामचरण ने हरि को बीज बोने के निर्देश देते हुए कहा, देख हरि, कूड़ की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हर पंक्ति के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है। हरि ने जवाब दिया, पिताजी आप हाथ से डालो, मैं तो डिबलर से डालूंगा जो मामा ने दिया है। रामचरण ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसी से कर। इस बीच मानसून विभाग ने भी घोषणा कर दी थी कि इस बार बारिश समय पर आएगी। हरि उत्साह से कहता है, तब तो पिताजी मजा आ जाएगा। रामचरण ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, ये सब गणपति जी की कृपा है। आज बाप बेटे दोनों बेहद खुश थे। उनके सारे काम समय पर होते दिखाई दे रहे थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बुआई का काम निपटा लिया। कपास की फसल बोने के बाद अगले 35-40 दिनों तक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। शाम को जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पार्वती की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे तेज बुखार था और सीने में तीव्र दर्द हो रहा था। बसंती हड़बड़ाते हुए हकीम काका के पास जाती है। हकीम काका हाथ झाड़ते हुए कहते हैं, अब ये बीमारी मेरे हाथ से बाहर हो चुकी है, इसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाओ। बसंती घबराई हुई घर लौटती है और कहती है, पिताजी, हकीम काका कह रहे हैं कि अम्मा को सरकारी अस्पताल ले जाना होगा। पार्वती के मन में एक विचार आता है, अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा? वह अचानक उठ खड़ी होती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। पार्वती की जिद पर सभी चुप हो जाते हैं। बसंती गणपति जी के सामने से फूल उठाकर अम्मा के माथे पर रखती है। अगली सुबह शिवा बसंती के घर आती है और पूछती है, बसंती, काकी की तबीयत कैसी है? बसंती आंसू पोंछते हुए कहती है, रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही। शिवा उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, तू क्यों रो रही है? अम्मा ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। शिवा उसके घर के कामों में मदद करने लगती है। वह रोटियां बनाते हुए कहती है, चल बसंती, अब तू खा ले, कल से भूखी है, ऐसे कैसे चलेगा? बसंती उदास होकर कहती है, मन नहीं कर रहा। शिवा उसे समझाते हुए कहती है, कैसे मन नहीं करेगा? तुझे खाना होगा, नहीं तो अम्मा को कौन देखेगा?
इतने में बसंती देखती है कि मामा चले आ रहे हैं। जैसे ही बसंती ने मामा को देखा, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे किसी डूबते हुए इंसान को किनारे का सहारा मिल गया हो। वह बेहद उत्साहित होकर पूछती है, मामा आप यहाँ कैसे आए? मामा ने गहरी नजरों से जवाब दिया, मैं पार्वती की तबीयत देखने आया हूँ। कैसी है वो? बसंती ने धीरे से कहा, माँ की हालत अच्छी नहीं है। इतने में पार्वती की आंख खुलती है और वह थकी हुई आवाज में कहती है, अरे भैया तुम। मामा ने चिंतित होकर कहा, बहना तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। क्या डॉक्टर को नहीं दिखाया? पार्वती ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया, हाँ भैया, बहुत खांसी हो रही है और सीने में भी दर्द है, लेकिन अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया। मामा ने गंभीरता से बसंती की ओर देखा और पूछा, क्यों नहीं दिखाया अब तक? बसंती ने धीमे स्वर में कहा, मामा हम कितनी बार कह चुके हैं, पर माँ अस्पताल चलने को तैयार ही नहीं हो रही। मामा ने दृढ़ता से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, चलो मैं खुद अस्पताल लेकर चलता हूं। फिर मामा ने टैक्सी बुलवाई। बसंती और पार्वती को लेकर अस्पताल निकल पड़े। करीब 2 घंटे बाद नर्स ने पार्वती का नाम पुकारा। डॉक्टर ने पार्वती को देखा और तुरंत ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे कराने का निर्देश दिया। कुछ ही समय बाद रिपोर्ट आई और पता चला कि पार्वती को टीबी है, वो भी आखिरी स्टेज पर। अब इलाज के सभी विकल्प सीमित हो चुके थे। यह सुनकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई और बसंती जोर जोर से रोने लगी। वह फूट फूट कर कहने लगी, माँ अब क्या होगा? मामा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मत घबराओ बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पार्वती को तुरंत ईटीवी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मामा ने बसंती को घर छोड़ा और रामचरण को भी ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। अगर कोई भी बात हो तो तुरंत बताना, मैं हर हफ्ते पार्वती को देखने आता रहूंगा। रामचरण ने गहरे सम्मान से कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ना होते तो हम क्या करते? मामा ने हंसते हुए कहा, सब गणपति जी के हाथ में है, चिंता मत करो। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। बसंती अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपकर साफ कर रही थी, लेकिन उसका मन बहुत विचलित था। उसे हर चीज सूनी सूनी सी लग रही थी, मानो माँ के बिना घर में कुछ भी सही नहीं है। वह बार बार चारपाई की ओर देखती, जहां उसकी माँ हमेशा बैठा करती थी। तभी उसे रामदीन काका के घर से ढोलक की आवाज सुनाई दी। शिवा की शादी शायद तय हो चुकी थी। बसंती सारे काम समेटकर शिवा से मिलने पहुंचती है और हैरानी से पूछती है, अरे शिवा, शादी तय हो गई और मुझे बताया भी नहीं? शिवा हंसते हुए जवाब देती है, बताने ही तो आई थी उस दिन, पर तुम लोग अम्मा की तबीयत को लेकर परेशान थे। अब काकी कैसी है? बसंती का चेहरा अम्मा का नाम सुनते ही गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहती है, अम्मा की हालत और खराब हो रही है। शिवा चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बसंती दुख भरी आवाज में कहती है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अम्मा ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। शिवा उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, अरे हिम्मत रख, सब ठीक होगा, मत रो। बसंती अपने आंसू पोंछकर शिवा की खुशी में खुश होने का प्रयास करती है। गांव की औरतें शादी के गीत गा रही थी। माहौल में खुशी का रंग बिखरा हुआ था। उधर शंकर की परीक्षा का परिणाम भी आ गया था। उसने कक्षा 7वीं में प्रथम श्रेणी हासिल की थी। रामचरण गर्व से भरा था कि उसका बेटा पूरे गांव में अव्वल आया है। मिठाई मंगाने की तैयारी हो रही थी, हर तरफ खुशी थी, लेकिन बसंती के मन में अम्मा की यादें उमड़ रही थी। वो सोच रही थी, काश अम्मा भी हमारे साथ होती। इस बार मानसून समय पर आ गया था और खेतों में बीज अंकुरित हो चुके थे। रामचरण अपने खेतों की लहलहाती फसल देखकर ऐसे प्रसन्न था जैसे कोई माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को प्यार से सहलाते हुए उससे बातें कर रही हो। उसकी आंखों में नई चमक थी और शरीर का हर अंग उस आनंद में झूम रहा था। तभी गांव के पंडित जी उधर से गुजरे और रामचरण को आवाज दी, अरे रामचरण, सुनो तो जरा। पर रामचरण तो अपने खेतों में इतना मग्न था कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पंडित जी ने फिर जोर से पुकारा, अरे रामचरण भैया। इस बार रामचरण ने ध्यान दिया और पूछा, हाँ पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया, एक खुशखबरी है।
तुम्हारी लड़की की फोटो लड़के वालों को पसंद आ गई है। वे लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये सुनकर रामचरण उत्साहित हो गया और बोला, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। लड़का क्या करता है? पंडित जी ने बताया, लड़के के पिता के पास 5 एकड़ जमीन है और लड़का बैंक में क्लर्क है। रामचरण खुशी से बोला, यह तो सचमुच बहुत अच्छा है। रामचरण खुशी से भरा अपने घर लौटता है और हरी तथा बसंती को यह शुभ समाचार बताता है। वह कहता है, तुम्हारी अम्मा यहाँ होती तो कितनी खुश होती। बसंती। पर बसंती को इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसकी मां पर लगा हुआ था। उसकी तो फिलहाल शादी में कोई रुचि भी नहीं थी। वह तो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती थी, लेकिन घर की कमजोर आर्थिक स्थिति ने उसकी इस ख्वाहिश को अधूरा ही छोड़ दिया। अगले दिन रामचरण और बसंती अस्पताल जाते हैं, जहां पार्वती भर्ती थी। अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही बसंती का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में डर था कि पता नहीं मां किस हालत में होगी। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें छोड़कर चली जाए। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो रामचरण की आंखों में आंसू आ गए। रामचरण पार्वती से बोला, पार्वती, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार का ख्याल ढंग से नहीं रख पाया। मुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करा सका। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा मत कहिए जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जितना कर सकते थे किया। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। रामचरण ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल लड़के वाले हमारी बसंती को देखने आ रहे हैं। पार्वती ने यह सुनते ही कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बार किसी भी हाल में मौका हाथ से जाने मत देना। रामचरण ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, लड़का क्या करता है? रामचरण ने बताया, लड़का बैंक में क्लर्क है। पार्वती ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, तो ये बहुत अच्छा है। उसने बसंती को गले लगाते हुए उसका माथा चूमा और कहा, मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं कितनी अभागी माँ हूँ जो अपनी बेटी की शादी नहीं देख सकूंगी। ये सुनते ही बसंती का दिल भर आया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे संभालते हुए धैर्य बंधाया। आज वह दिन था जब लड़के वाले आने वाले थे। सुबह से ही रामचरण तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने बसंती से कहा, बसंती, घर को ठीक से साफ कर दे और हरी, तू मिठाई ले आ। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद, उनका बेटा राकेश और उनकी पत्नी आशा आ गई। रामचरण ने उनका स्वागत किया और सबका हालचाल पूछा। कुछ देर बाद राकेश की मां आशा ने बसंती को बुलाने के लिए कहा। आज बसंती ने साड़ी पहनी थी, जिसे उसने शिवा की मदद से पहना था। आशा को बसंती भा जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हमें तो लड़की पसंद है। फिर वह राकेश की तरफ देखती है और पूछती है, क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लगी? राकेश धीरे से उत्तर देता है, अम्मा, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी ठीक है। इसके बाद रामप्रसाद रामचरण से पूछता है, तो रामचरण, तुम कब शादी करना चाहोगे? रामचरण जवाब देता है, जब आप कहें, मगर मैं तो फसल कटाई के बाद ही शादी कर पाऊंगा। रामप्रसाद सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, फिर हम उसी महीने में शादी तय कर लेंगे। रामचरण उत्साहित होकर कहता है, हाँ, मैं पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवा लूंगा। आज शगुन के रूप में बसंती को 1 साड़ी और 2 सोने के कंगन पहनाए गए। रामचरण की खुशी आज दुगुनी हो गई थी। पार्वती को अस्पताल में भर्ती हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आज बसंती अपने छोटे भाई शंकर के साथ मां से मिलने अस्पताल गई थी। अम्मा की बिगड़ती हालत देखकर बसंती का दिल टूटने लगा और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्वती ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, रो मत पगली, जाना तो सबको है, चाहे आज हो या कल। जो जन्म लेता है उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। यही सृष्टि का नियम है। बसंती सुबकते हुए बोली, माँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उसकी माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, जब ससुराल जाएगी तो वहां की जिम्मेदारियों में सब भूल जाएगी। वैसे भी समय सारे दुख कष्ट भुला देता है। इतने में पार्वती की नजर बसंती के हाथों में पड़ी कंगनों पर पड़ी। उसने प्यार से बसंती के हाथों को थामते हुए कहा, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, तेरी सास ने पहनाई है ना?
बसंती ने हौले से सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, यह मुझे मेरी सास ने दिए हैं। पार्वती ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, शादी के बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है। वहां सबका ख्याल रखना, अपने सास ससुर की सेवा करना और पति की छाया बनकर रहना। बसंती की आंखों में फिर से आंसू भर आए और वह अपनी मां से लिपट गई। पार्वती ने धीरे से कहा, अब तुम लोग जाओ। उसने शंकर से कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। शंकर ने भी अपनी मां के गले लगते हुए कहा, हाँ मां, तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना वहां तुम्हारा मन नहीं लगेगा। शंकर की बातों पर पार्वती हंसने लगी और कहा, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करें। अस्पताल से लौटते वक्त रास्ते में बसंती और शंकर की मुलाकात चांदनी से हो जाती है। चांदनी ने चहकते हुए कहा, बसंती, मैंने सुना तेरी शादी तय हो गई है। संकट के बीच शंकर ने अचानक कहा, हाँ, मेरे होने वाले जीजा जी बैंक में काम करते हैं। बसंती ने उसे चुप कराते हुए कहा, हमें जल्दी है, चल शंकर। उसकी आवाज में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। बसंती ने अपने कदम और तेज कर दिए और चांदनी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी शिकार को छोड़ते हुए शिकारी की तरह भाग निकली हो। उसकी आंखों में वह हताशा थी जो हर बार भाग्य के पीछे छूट जाने से होती है। जैसे ही बसंती घर पहुंची, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ रामचरण के पास आया और खबर दी कि अस्पताल से फोन आया है। पार्वती अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 महीने पूरे हो चुके थे पार्वती के ससुराल जाने के, और अब वह नहीं रही। बसंती की दुनिया पूरी तरह से वीरान हो गई थी। अब उसके जीवन में अगर कोई साथी थे तो वे थे हीरा और मोती, जिनसे वह कभी कभी अपने दिल की बातें कर लिया करती थी। रामचरण और हरि दिन रात खेतों में लगे रहते थे। कपास के खेत लहलहा रहे थे और हर जगह सफेद पीले फूलों की बहार थी। वे हवाओं के संग झूमते हुए जैसे अपनी समृद्धि का गान कर रहे थे। रामचरण अपनी नई नवेली दुल्हनिया की तरह अपने खेतों को निहारा करता था। पर जैसे ही एक रात आई, रामचरण ने महसूस किया कि आकाश में कोई अशुभ संकेत छिपा है। हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी, मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। रामचरण बेचैन हो उठा और हरि से बोला, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है कोई तूफान आने वाला है। हरि ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, कुछ नहीं होगा पिताजी, आप चिंता मत करो। लेकिन रामचरण को खेतों की चिंता सता रही थी। वह बोला, नहीं, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, हम बर्बाद हो जाएंगे। रामचरण जैसे ही खेतों की तरफ दौड़ा, उसने देखा कि हवाएं और तेज हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, हम पर दया करो, इस तूफान को रोक लो। तभी बिजली की कड़क सुनाई दी और बादल जोर से गरजने लगे, मानो वे भी उसे चुनौती दे रही हो। रामचरण ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हवा और भी उग्र हो गई और हीरा मोती का छप्पर उड़ गया। मोती को भी अब लगने लगा था कि अनहोनी पास है। वह अपने पांव जमीन पर पटकर गुस्से में बेकाबू हो जाता है और हीरा बेचैनी से अंबानी की तरह दौड़ने लगता है। पलक झपकते ही हवा बवंडर का रूप ले लेती है, बिना किसी मौसम की पूर्व सूचना के। जोरदार बारिश ने आसमान को घेर लिया, मानो प्रकृति की कोई अप्रत्याशित शक्ति खेतों पर कहर बनकर बरस रही हो। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक उस समय ऐसे लग रही थी जैसे आकाश से आग के गोले गिरकर फसलों को जलाने लगे हो। बसंती, शंकर और हरि अपने पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रामचरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह की रोशनी फैलने लगी और अब तक उनके पिता घर नहीं लौटे थे। बसंती का दिल बेचैन हो गया। वह हरि से बोली, हरि, जाकर देख कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। हरि खेतों की ओर बढ़ता है और जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे खेत तबाह हो चुके हैं। बस तूफान के बाद बचे हुए कुछ खंडहर से दृश्य बाकी थे। चारों ओर सिर्फ विनाश था और यह दृश्य देखकर हरि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक चबूतरे पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी रवि दौड़ते हुए उसके पास आता है और जोर से हरि को झकझोरते हुए कहता है, भैया, अनर्थ हो गया। हरि कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, क्या अनर्थ? तो रवि बोलता है, आपके बाबूजी। हरि के होश उड़ जाते हैं। वह घबराहट में रवि के साथ दौड़ता है
कुछ दूर जाने पर वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे भीड़ जमा है। पुलिस भी वहां मौजूद थी। हरी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह जोर से चीख उठता है, पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपने ऐसा क्यों किया? तूफान को गुजरे 2 महीने हो चुके थे। सभी रिश्तेदार आ जा चुके थे और मामा के दिए पैसे भी खत्म हो गए थे। सरकार ने सहायता का वादा किया था, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं में समय लग रहा था। घर में 3 अनाथ बच्चे थे और साहूकार रोज दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हरी और बसंती के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हरी ने आखिरकार बसंती से कहा, बसंती, मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा, यही एकमात्र रास्ता बचा है। हरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कब तक हम मामा के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? बसंती ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो। हरी ने शहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। तभी पंडित जी आ गए। हरी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पंडित जी, इस समय कैसे आना हुआ? पंडित जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोले, बेटा, बात कहने में संकोच हो रहा है। हरी ने आग्रह किया, कहिए पंडित जी, कुछ मत छुपाइए। पंडित जी ने धीरे से कहा, राम प्रसाद जी अब तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने को इच्छुक नहीं है। उन्होंने अपने सोने के कंगन वापस मांगे हैं। हरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, इसका तो अंदाजा था, हम पहले से ही तैयार थे। उसने बसंती को आवाज दी। बसंती, जो सब कुछ सुन रही थी, बिना किसी सवाल के कंगन उतारकर पंडित जी को दे देती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती और अंदर जाकर सिसकियों में डूब जाती है। हरी उसे पास बुलाकर दिलासा देता है, बसंती, हम अनाथ नहीं हैं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वह उसे गले लगाकर चुप कराता है। बसंती ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, भैया, हम अब अकेले रह गए हैं, हमारा कोई नहीं बचा। हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। शंकर का ध्यान रखना, वह अभी बच्चा है। मैं शहर जाता हूं, कुछ काम ढूंढूंगा। हरी मामा के घर जाकर मजदूरी के लिए चौराहे पर खड़ा हो जाता है। पूरे दिन के इंतजार के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर, निराश होकर वह मामा के घर लौट आता है। मामी उसे सांत्वना देती है, परेशान मत हो बेटा, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगा, चलो अब कुछ खा लो। उधर बसंती सांझ के भोजन की तैयारी कर रही थी। तभी साहूकार आ धमका। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारा भैया कहाँ है? बसंती ने विनम्रता से जवाब दिया, वह तो काम की तलाश में शहर गए हैं। साहूकार ने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, मुझे 1 हफ्ते में अपना पूरा पैसा चाहिए। बसंती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें मालूम है, लेकिन तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे पिताजी भी नहीं रहे। साहूकार ने कठोरता से कहा, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए और वो भी समय पर। बसंती इस बात से व्याकुल हो उठी। अब क्या होगा? भैया अकेले कैसे सब संभालेंगे? ये सोचते हुए वह चूल्हे में आग लगाती है और एक हाथ से खाना बनाती है, जबकि दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछती है। इतने में शंकर वहां आ जाता है। दीदी, तुम रो क्यों रही हो? शंकर ने मासूमियत से पूछा। बसंती ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं रे, मैं कहाँ रो रही हूँ। बसंती जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चलो खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। दोनों भाई बहन खुले आसमान के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी चांदनी वहां आ गई। उसने गहरी सहानुभूति के साथ कहा, तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। सुना है तुम लोगों पर साहूकार का भारी कर्ज भी है? बसंती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, शहर गए हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। चांदनी ठंडी सांस लेकर बोली, काम मिल भी गया तो क्या, उससे कर्ज थोड़ी चुक जाएगा, उससे तो तुम लोग बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाओगे। बसंती, मेरी बात मान, चल मेरे साथ मुंबई, वहां साहूकार तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर देंगे और ऊपर से 2 लाख रुपए भी देंगे। मैं तुम्हें वहां अच्छी नौकरी दिला दूंगी, जिससे तुम अपने भाई की भी मदद कर सकोगी। बसंती एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कभी शंकर को देखती तो कभी हीरा और मोती को। चांदनी ने जाते जाते कहा, सोच लो, मैं कल फिर आऊंगी।
बसंती रात भर करवटें बदलती रही। उसके कानों में चांदनी की बातें गूंजती रही। साहूकार का कर्ज माफ हो जाएगा और बदले में 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। यह विचार उसे कचोटता रहा। अगली सुबह हरि फिर उसी चौराहे पर खड़ा हो गया जहां हर रोज मजदूर खड़े होते थे। धीरे धीरे सारे मजदूर काम पर चले गए, लेकिन हरि अभी भी खड़ा था। तभी एक आदमी आया और पूछने लगा, तुम मजदूर हो? हरि ने कहा, हाँ साहब। आदमी बोला, मेरे साथ चलोगे? बस 2 घंटे का काम है, गोदाम साफ करना है। हरि ने कहा, ठीक है साहब, जो भी आप देंगे ले लूंगा। उधर बसंती जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौट रही थी। उसने टूटे हुए टहनियों का गट्ठर बनाया और सिर पर बांधकर घर लाई। शंकर, जो पास ही खेल रहा था, उसे देखकर दौड़ा और उसकी मदद करने लगा। लकड़ियों का बंडल उतारने में सहायता करते हुए शंकर ने मासूमियत से पूछा, दीदी एक बात पूछो? बसंती मुस्कुराते हुए बोली, पूछो शंकर। शंकर ने उदासी से कहा, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा ना दीदी? बसंती ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम जरूर जाओगे। लेकिन उसके मन में चिंता गहराने लगी कि अब शंकर की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा। वह नहीं चाहती थी कि शंकर की पढ़ाई अधूरी रह जाए जैसे उसकी रह गई थी। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। बसंती ने मन ही मन ठान लिया था कि शंकर को वह जरूर पढ़ाएगी। उसे एक शिक्षित किसान बनाएगी जो न सिर्फ खेती में दक्ष हो बल्कि गांव वालों को आधुनिक तकनीक और खेती के नए तरीकों से अवगत कराए। मगर आज बसंती दिन भर बेचैन थी। वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी कि आखिर वह क्या करे। एक ओर शंकर की पढ़ाई थी, दूसरी ओर साहूकार का भारी कर्ज था जो बार बार उसे ऐसे विचारों में धकेल देता जो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, अगर वह शहर चली जाए और चांदनी के साथ काम करे तो साहूकार कर्जा माफ कर देगा और ऊपर से 2 लाख रुपये भी देगा। लेकिन क्या यह सही होगा? उधर शंकर, आज उसे पतंग उड़ाने का भी मन नहीं हो रहा था। उसने अपने पतंग को रमेश को दे दिया और उदास मन से सोचने लगा कि आगे क्या होगा। माँ की यादें उसे फिर से घेरने लगी। शंकर बुदबुदाया, अम्मा तू क्यों चली गई? तुझे तो हमारे साथ रहना था। उसकी आवाज भर्राने लगी थी। पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए और अब हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। ये कहते हुए शंकर मोती के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। मोती उसके दुख को समझते हुए कुछ कह नहीं पाया, बस उसका सिर हिलाता रहा। उस सिर हिलाने का मतलब क्या था, हाँ या नहीं, शंकर को समझ नहीं आया। इधर हरि का आज काम पर पहला दिन था। शाम को वह घर लौटा और सीधा बसंती को फोन लगाया। प्रदीप नाम का एक लड़का मोबाइल लेकर बसंती के पास आया और बोला, तुम्हारे भैया का फोन है? बसंती ने तुरंत मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और जल्दी से कहा, हाँ भैया, तुम ठीक हो ना? हरि ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? बसंती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। कुछ काम मिला? हरि ने शांत स्वर में कहा, हाँ आज एक छोटा काम मिला था। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शंकर क्या कर रहा है? बसंती ने जवाब दिया, वो हीरा और मोती के पास है। हरि ने कहा, अच्छा ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। बसंती कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मन में विचार चल रहा था, क्या मैं चांदनी के साथ शहर जाकर काम कर सकती हूँ? आजकल तो लड़कियां भी काम करती हैं। अगर मैं भी काम करके भैया की मदद कर दूं तो इसमें क्या बुराई है? साहूकार का कर्जा खत्म हो जाएगा और शंकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेगा। रात भर यही सोचते सोचते बसंती ने एक निर्णय लिया। अगले दिन वह साहूकार से मिलने जाएगी। सुबह होते ही उसने शंकर को नाश्ता कराया और फिर साहूकार के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। शंकर ने उसे जाते हुए देखा और पूछा, दीदी कहाँ जा रही हो? बसंती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी पढ़ाई का इंतजाम करने। शंकर की आंखों में चमक आ गई। सच? अब मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगा? बसंती ने बड़े प्यार से शंकर के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ मेरा प्यारा भाई स्कूल जरूर जाएगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इसके बाद वह हीरा मोदी के सामने उसका जिक्र करते हुए बोली, शंकर मैं अभी वापस आती हूँ। उसके दिल में उम्मीदें उभर रही थी। कदम तेजी से साहूकार के घर की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों में कई सपने थे।
जो जैसे किसी बहते जल के प्रवाह की तरह थे। बसंती को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दुखों की आखिरी दस्तक आ गई है। उसे आशा थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी कल्पनाओं में शंकर बड़ा हो चुका था, अपने समाज को शिक्षित कर रहा था, किसानों को राह दिखा रहा था। बसंती अपनी सोच में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह साहूकार के घर पहुंच चुकी थी। बाहर खड़े लठैतों ने उसे देखते ही पहचान लिया कि एक नई शिकार आई है। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ, साहूकार से मिलना है? आओ, हम तुम्हें अभी उनसे मिलवा देते हैं। अंदर जाते ही उन्होंने साहूकार से कहा, सरकार, बसंती आपसे मिलना चाहती है। बसंती को वहां पहुंचते ही चांदनी दिखाई दी। उसे देखकर बसंती की खुशी छलक पड़ी, मानो लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे सफलता मिल गई हो। चांदनी ने बात घुमाते हुए कहा, अरे बसंती, क्या हुआ बेटा? इतनी सुबह कैसे आना हुआ? बसंती ने तुरंत जवाब दिया, आपने कहा था ना कि मुझे शहर में काम दिलवाएंगी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने वही कहा था। तो क्या तुम तैयार हो? बसंती ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अगर साहूकार हमारे कर्ज माफ कर दे तो? बसंती ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, कर्ज भी माफ हो जाएगा और रुपये 2 लाख भी मिल जाएंगे। चांदनी नजरें चुराते हुए साहूकार की तरफ देखती है और इशारों में कुछ कहती है। साहूकार सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बसंती, चांदनी सही कह रही है। मैं तुरंत तेरे दस्तावेज तैयार करवा देता हूं। अब कोई कर्ज नहीं रहेगा। शंकर कागज लेकर आता है और रुपये 2 लाख भी। वह कहता है, सब हिसाब किताब पूरा हो गया है। बसंती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चांदनी से कहती है, मैं यह पैसे ग्रामीण बैंक में जमा करवा देती हूँ, फिर आपके साथ चलूंगी। चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, अपना काम निपटा लो, कोई जल्दी नहीं है। बसंती की चिंताएं फिर भी बनी हुई थी। उसने कहा, मुझे थोड़ी परेशानी है। मैं जब शहर जाऊंगी तो शंकर और हीरा मोती का क्या होगा? चांदनी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो। शंकर को हम तुम्हारे मामा के घर छोड़ देंगे और हीरा मोती साहूकार के यहाँ रहेंगे। जब तक तुम्हारा भैया वापस नहीं आता तब तक सब ठीक रहेगा। बसंती ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। चांदनी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, 2 बजे की बस है मुंबई के लिए, तब तक सारा काम निपटा लेना। बसंती ने सिर हिलाया और सीधे बैंक की ओर चल पड़ी। वह अपने पिता रामचरण के खाते में पैसे जमा करवाना चाहती थी। उसने बैंक कर्मी से कहा, भैया, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, ये पैसा मेरे भाई हरि को मिल जाएगा। बैंक कर्मी ने जवाब दिया, हाँ, नॉमिनी में हरि का नाम है, तुम बस अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवा दो। बसंती ने कहा, वह तो हरि ही जमा करवा पाएंगे। बैंक कर्मी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम पैसा जमा कर सकती हो, बाद में हरि से कहना कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आए। बसंती ने कहा, ठीक है। वह घर लौट आई और शंकर को जल्दी जल्दी खाना खिलाने लगी। फिर वह मामा के घर फोन मिलाने गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा फोन मिलाया, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। दुर्भाग्य जैसे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर आकर उसने शंकर को सारी बात बताई। शंकर ने उदास होकर कहा, दीदी, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। बसंती ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे भैया, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूं, ताकि तुम पढ़ लिख कर माँ और पिताजी का सपना पूरा कर सको। शंकर रोते हुए बसंती से लिपट जाता है और कहता, दीदी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तुम मत जाओ। बसंती उसे दिलासा देते हुए कहती, नहीं भाई, रोते नहीं है। साहूकार ने कहा है कि वह तुम्हें मामा के घर छोड़ देगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब मुझे जाना होगा, समय हो रहा है। शंकर फिर भी नहीं मानता और बोला, दीदी मत जाओ। इतने में चांदनी आकर कहती है, बसंती, तैयार हो ना? बसंती ने उदास स्वर में कहा, हाँ, लेकिन शंकर को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? चांदनी ने शंकर को समझाने की कोशिश की और अंत में वह किसी तरह राजी हुआ। फिर वह बसंती को लेकर वहां से चल पड़ी। 5 घंटे बाद बसंती मुंबई पहुंच गई। मुंबई की विशाल इमारतें देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। उसने चांदनी से कहा, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। चांदनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुंबई कैसी लगी? बसंती ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी है,
परंतु बस से उतरते ही चांदनी उसे एक संकरी और अंधेरी गली में ले जाती है। वहां की दुर्गंध और अजीब अजीब नजरें उसे घूरने लगती है। परेशान होकर बसंती ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत गंदी लग रही है। चांदनी हंसते हुए कहती है, जगह को मत देखो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बसंती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक भयावह मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा दलदल जिसमें वह फंसने जा रही थी और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दरअसल चांदनी उसे यहाँ काम दिलाने नहीं बल्कि उसे बेचने के लिए लाई थी। वह एक दलाल चुन्नीलाल से मिलती है और बसंती को मोटी रकम के बदले उसके हवाले कर देती है। बसंती अब सच्चाई समझ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह रो रो कर गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लाला जी आज अत्यधिक उल्लासित थे। उनके मन की प्रसन्नता सीमा से परे थी। कारण यह था कि उनकी छोटी पुत्री सोनम का विवाह महोबा के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी किशोर जी के पुत्र सागर से संपन्न हो रहा था। सागर किशोर जी की प्रथम पत्नी अमृता का पुत्र था। जब सागर की आयु लगभग 10 वर्ष रही होगी, तब उसकी मां अमृता का देहांत हो गया था। किशोर जी ने उसके बाद विवाह न करने का दृढ़ निश्चय किया और वे सागर के पालन पोषण में संलग्न हो गए। समय के साथ सागर का बाल्यकाल किशोरावस्था में परिवर्तित हो गया और उसके मित्रों का समूह भी विस्तृत होने लगा। सागर अब अपने मित्रों के बीच हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु किशोर जी के मन में अब अकेलेपन का अनुभव होने लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें एक जीवन संगिनी की आवश्यकता है। हालांकि इस अवस्था में उन्हें कोई कन्या कौन देगा, यह सोच उन्हें व्यथित करती थी, परंतु उन्होंने मन में आशा बनाई रखी कि संभवतः कोई न कोई जीवन साथी मिल ही जाएगी। जब भी वे स्वयं को शीशे के सामने खड़ा पाते, उन्हें शीशे के भीतर का किशोर बाहर के किशोर से कुछ वर्षों छोटा प्रतीत होता। इस विचार के साथ उन्होंने अपने आसपास के लोगों से, अपने परिचितों और परिवार वालों से अपने मन की व्यथा साझा की। उनका अकेलापन अब स्पष्ट होने लगा था। यह सच भी था, उनका पुत्र अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और जब वह रोजगार के क्षेत्र में प्रविष्ट होगा तो किशोर जी को एक साथी की अत्यंत आवश्यकता महसूस होगी। धीरे धीरे उनके शब्दों का असर होने लगा और उनके जीवन में परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। धन दौलत की कोई कमी न थी और संतान का भार भी उनके जीवन पर नहीं था। फिर भी उनके लिए कई रिश्ते आने लगे। इनमें कुछ विधवाएं थी और कुछ उनके ही हमउम्र की स्त्रियां। लेकिन एक विशेष रिश्ता आया जिसने किशोर जी को अपार हर्षित कर दिया। यह रिश्ता था एक निर्धन घर की अत्यंत सुंदर कन्या का, जो किशोर जी से 15 वर्ष छोटी थी। कन्या की आर्थिक मजबूरी थी। उसके माता पिता के पास इतना धन न था कि उसकी शादी उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो पाती। उसकी मां ने लोगों के घरों में काम कर उसे पाला था। आर्थिक असुरक्षा के बीच उसने भी किशोर जी से विवाह के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, किशोर जी का एकाकी जीवन 2 में बदल गया। लेकिन धीरे धीरे गीता, जो अब किशोर जी की पत्नी थी, ने घर की बागडोर संभाल ली। वह अब मैडम गीता के रूप में पहचानी जाने लगी। किशोर जी कमा रहे थे, लेकिन गीता ने अपनी एक मजबूत पकड़ स्थापित कर ली थी। उनके मायके की आर्थिक स्थिति भी गीता के आने के बाद सुधरने लगी। घर में सागर की स्थिति भी बेहतर हो गई। उसे अब घर पर पका पकाया खाना मिलने लगा और जब वह कोई काम करने की कोशिश करता तो गीता उसे रोक देती और खुद वह काम अपने हाथों में ले लेती। चूंकि सागर और गीता की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था, उनका रिश्ता पारंपरिक माँ बेटे के बजाय मित्रता जैसा हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपनी मां की ही तरह सुंदर था। अब वह बच्चा 5 वर्ष का हो चुका था। सागर ने नौकरी करने के बजाय किशोर जी की दुकान का जिम्मा संभाल लिया था। किशोर जी अब केवल दुकान की गद्दी पर बैठते थे, बाकी का सारा व्यापारिक कार्यभार सागर देखता था। धीरे धीरे सागर के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। इसी दौरान लाला जी अपनी बेटी सोनम का रिश्ता लेकर आए। सोनम देखने में बहुत आकर्षक थी और उनका चुलबुला स्वभाव भी प्रभावित करने वाला था। गीता ने सोनम को पहली नजर में ही सागर के लिए चुन लिया। सागर के जीवन में गीता की राय ही सर्वोपरि थी, इसलिए उन्होंने भी सोनम से विवाह के लिए सहमति दे दी।
आज सोनम की गोद भराई की रस्म थी। लाला जी प्रसन्न थे कि उनकी छोटी बेटी इतने संपन्न परिवार की बहू बनने जा रही है। वे बोले, अरे नीलम, अंदर की तैयारियां पूरी हो गईं? अंदर से आवाज आई, हाँ पापा, सब ठीक है, सोनम भी तैयार है, पर अभी तक वे लोग नहीं आए। लाला जी ने उत्तर दिया, आते ही होंगे, ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। देखना मंदिर में कोई कमी ना हो, मैं और महेश बाहर है। बेटा, राज्य का भी ध्यान रखना, नीलम ने आश्वासन दिया। आप चिंता मत करें पापा, सब समझते हैं। वह तैयार होकर टीवी देख रहे हैं। नीलम और राज की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे और ईश्वर की कृपा से नीलम अपने ससुराल में बेहद खुश थी। अचानक खबर आई, नीलम की मम्मी को भेजो, किशोर जी आ गए हैं। 8 बड़ी गाड़ियां थी जो रिश्तेदारों से भरी हुई थी। सबसे पीछे वाली गाड़ी में सागर की मम्मी गीता, किशोर जी, उनका छोटा बेटा अनूप और घर के कुछ और लोग थे। उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। गीता हर समय सागर के साथ रहती थी और जब भी कोई सागर या किशोर जी से कुछ पूछता तो उत्तर देने में गीता ही आगे रहती। ये बात नीलम को ठीक नहीं लगी। किशोर जी की ओर से तो चलो ठीक था, परंतु सागर को स्वयं ही जवाब देना चाहिए था। नाश्ते के बाद गीता बोली, हमें जल्दी से बाकी की रस्में पूरी करनी चाहिए, फिर हमें वापस भी जाना है, पर उससे पहले मैं सोनम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर लाला जी ने नीलम की ओर देखा और सोनम की माँ कुछ परेशान सी हो गई। लाला जी घबराकर बोले, हाँ क्यों नहीं, नीलम, इन्हें सोनम के पास ले जाओ। सोनम गहरे रंग की साड़ी में सजी धजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। गीता को अचानक अपने कमरे में देखकर वह चौंक गई। अरे शर्माओ मत, मैं तो बस यूं ही चली आई हूं। कैसी हो? सोनम ने हल्की आवाज में कहा। जी ठीक हो, गीता ने कहा। अच्छा सुनो, तुम ये साड़ी पहन लो, ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। ये कहते हुए उसने नीलम की ओर एक साड़ी बढ़ा दी। सोनम अभी भी तैयार हो ही रही थी कि गीता फिर से कमरे में आ गई। अभी तक तैयार नहीं हुई? सागर को देर करने वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी इस आदत में सुधार करना होगा। नीलम को गीता की बातों से बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने क्रोध को दबा लिया। सोनम अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और सबके सामने आकर बैठी थी। गीता बोली, सोनम आओ, मैं बताती हूं कि क्या करना है। सागर आ गया है। सागर के आते ही गीता ने कहा, अब तुम सोनम को अंगूठी पहनाओ। सागर ने जब अंगूठी पहनाई तो सोनम शर्म से लाल हो गई, लेकिन नीलम ने देखा कि सागर का ध्यान सोनम की बजाय गीता पर ही था। फिर गीता हंसते हुए बोली, सोनम, अब तुम सागर को अंगूठी पहनाओ, लेकिन अभी भी समय है, एक बार फिर सोच लो, बाद में मत कहना कि गलती से शादी हो गई। इस पर सभी लोग जोर से हंस पड़े। गीता मजाकिया अंदाज में बोली, अरे भाई, मजाक कर रहे हैं, आप लोग तो डर गए। किशोर जी चुपचाप खड़े थे और सागर भी हंस रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी गीता की ओर थी। सोनम अपनी नजरें झुकाए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नीलम ने गौर किया कि सागर का ध्यान सोनम से ज्यादा गीता पर था। सोनम ने जब सागर को अंगूठी पहनाई तो नीलम के मन में आया कि वह इस पूरे आयोजन को रोक दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, यह सोचकर कि अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जब सभी लोग वापस जाने लगे तो सोनम ने सभी के पैर छुए और हर किसी ने उसे कुछ न कुछ उपहार दिया। गीता ने भी सोनम के लिए एक गले का हार लाया था, जिसे पाकर सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। चलते चलते गीता ने सागर से कहा, अगर सोनम से कुछ अकेले में कहना हो तो अब भी कह लो, बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया। सागर ने जवाब दिया, अरे मम्मी, सुबह से बातें ही तो कर रहा हो, अब चलना चाहिए। नीलम ये सुनकर हैरान थी। सागर अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। सबके जाने के बाद नीलम ने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे सागर की मम्मी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगा। पापा ने जवाब दिया, अरे बेटा, वह मजाकिया स्वभाव की है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। सोनम, तुम्हें सागर कैसा लगा? सोनम हल्के से मुस्कुराई, लेकिन नीलम अब भी असमंजस में थी। वह सोनम की बड़ी बहन थी और कई चीजें उसने देखी थी जो उसे चिंता में डाल रही थी। उसने गौर किया कि सागर केवल वही करता है जो उसकी मां गीता कहती है। पापा जी ने कहा,
आजकल ऐसे बच्चे होते ही कहाँ हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नीलम फिर भी चिंतित थी, पर वह चुप हो गई। सोनम और सागर की शादी धूमधाम से हुई। दोनों पक्षों में पैसे की कोई कमी नहीं थी और जमकर खर्च किया गया। नीलम को कई बातें खटक रही थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सोनम विदा होकर ससुराल आ गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सोनम के देवर अनु बार बार उसे देखकर भाग जाता और सोनम उसे इशारों से चिढ़ाती। शाम को सोनम की पहली रसोई की रस्म थी। सोनम ने पूरा खाना बनाया। गीता ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, खाना अच्छा है, पर सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। सोनम ने सोचा, शायद ये लोग नमक कम खाते होंगे। जैसे ही सागर ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसने पूरा खाना वापस थाली में थोप दिया। यह बहुत ज्यादा नमक है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सागर ने खाना छोड़ दिया और कुछ भी नहीं खाया। सोनम का चेहरा फक पड़ गया और वह घबराई सी खड़ी रह गई। इतना नमक कैसे हो गया? सोनम सोच में डूबी थी। उसे रोना आ रहा था, लेकिन कहे किससे? तभी गीता बोली, हो जाता है, धीरे धीरे सबके स्वाद का अंदाजा हो जाएगा। अभी मैं सागर को खीर देकर आती हूं, नहीं तो वह गुस्से में बिना खाए ही सो जाएगा। सोनम ने देखा कि पापा जी बड़े प्रेम से खाना खा रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे अपनी मम्मी और नीलम की बहुत याद आ रही थी। वह भूखे पेट रोते रोते सो गई। खीर लेकर उसे खिलाने कोई नहीं आया। ससुराल में थी, इसलिए किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन जब सोनम की आंख खुली तो वह घबरा कर उठी। बड़ी हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर आई तो पाया कि पूरा घर खाली था। सागर और पापा जी दुकान पर जा चुके थे। अनूप स्कूल चला गया था और गीता दहेज में मिला सामान खोलकर देख रही थी। सोनम ने डरते डरते पूछा, मम्मी जी, सब लोग कहाँ हैं? गीता ने बिना ध्यान दिए कहा, बेटा, सब लोग फुर्सत में नहीं है। शादी का घर था, इसलिए दुकान भी 2-4 दिन से बंद थी। आज से सब अपने काम पर लौट आए हैं। सोनम ने कहा, मम्मी जी, पापा जी का खाना तो आपने बना दिया होगा। मुझे उठने में देर हो गई। अगर आप एक बार आवाज दे देती तो मैं तुरंत उठ जाती। गीता ने तीखे स्वर में कहा, सोनम, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी तो सांसें भी नहीं चलती थी, फिर भी समय पर उठ जाती थी। तुम्हें अब उठाना पड़ेगा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझो। सोनम चुप हो गई। मम्मी के घर में तो कई बार वह देर से उठती थी और मम्मी कभी कुछ नहीं कहती थी। शायद ससुराल का यही मतलब होता है। शाम होते होते सोनम ने कई बार गीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गीता ने उसकी बातों को बस हाँ या ना में ही खत्म कर दिया। शाम को सोनम ने पूछा, मम्मी जी, आज खाना क्या बनेगा? गीता ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद खाना बना लूंगी। सागर ने कहा है कि आज रात का खाना मैं ही बनाऊं। सोनम ने कहा, मम्मी जी, कल खाने में नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मुझे खाना बनाना आता है। गीता ने ठंडी आवाज में कहा, खाने का स्वाद नमक से ही आता है, और कल के खाने का तो तुम्हें पता ही है। इस बार जब अपने मायके जाओ तो ठीक से सीख कर आना। अभी तुम यहाँ से चली जाओ। अगर सागर ने तुम्हें यहाँ देखा तो वह मुझसे नाराज हो जाएगा। सोनम निराश होकर अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं अपना मोबाइल साथ लेकर आई होती। कम से कम मम्मी और दीदी से तो बात कर लेती। दीदी ने कहा भी था कि मोबाइल साथ ले जाना, पर मम्मी ने मना कर दिया था। और बेवकूफ़ी सोनम ने खुद की थी, जब मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ससुराल है, वहाँ सबके साथ घुलना मिलना ज़रूरी है। हम सागर के फ़ोन से ही तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। उसने भी मम्मी की बात मान ली और बिना मोबाइल के ही आ गई। यह सही नहीं था। कुछ देर बाद सागर और पापा जी घर आ गए। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, सागर ने रसोई में जाकर कहा। गीता ने जवाब दिया, खाना तैयार है। सोनम भी रसोई में आ गई। मम्मी ने कहा था कि ससुराल अपना घर है, फिर यहाँ अपना सा क्यों नहीं लग रहा था। गीता ने सबको खाना परोसा और सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सबके खाने के बाद उसने बर्तन धोए और अपने कमरे में चली गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में न टीवी था और ना ही मोबाइल। पापा ने जो टीवी दिया था वह गीता माँ ने अपने कमरे में लगा लिया था। तभी किसी की आहट सुनकर सोनम ने दरवाजे की ओर देखा। सागर खड़े थे। सोनम सहम गई। इन 2 दिनों में इतना कुछ हो गया था कि सागर को देखकर खुशी नहीं
डर लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सारा दिन क्या किया? सागर ने पूछा। कुछ नहीं, सोनम धीमी आवाज में बोली। माँ के काम में हाथ बटाया करो। जब सुबह गया था तब भी माँ रसोई में थी और शाम को लौटकर भी वही देख रहा हूं, सागर ने कहा। सोनम क्या कहती? सागर वही कह रहे थे जो उन्होंने देखा था। थोड़ी देर में सागर गहरी नींद में खर्राटे भरने लगे। सोनम को इस शादी में घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी सहेलियों से कितनी बार सुना था, फिल्मों में भी देखा था कि शादी कितनी अच्छी होती है, पर यहां तो कुछ और ही था। अपने ही घर में उसे अजनबीपन महसूस हो रहा था। सोचते सोचते सोनम कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक आधी रात को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह रात भर रोती रही, पर अपने बचाव के लिए पुकारती भी तो किसे? सूरज चढ़ने तक उसकी आंखें सूज चुकी थी। टूटी चूड़ियां उसके दुर्भाग्य की कहानी बयां कर रही थी। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 10 बज चुके थे, पर सोनम में हिम्मत नहीं थी कि वह किसी के सामने जाए और न ही कोई उसे बुलाने आया। आखिरकार अपने आंसुओं को पोंछकर वह धीरे धीरे उठी और बाहर आई। गीता मम्मी मार्केट के सामान के साथ बैठी थी। आओ बेटा, इतनी देर तक सोती रही? नानी जी ने मजाकिया लहजे में कहा। गीता बोली, अरे मम्मी, आजकल के बच्चे रात भर जागते हैं, इसलिए देर तक सोते हैं। सोनम ये सब चुपचाप सुन रही थी। वह कैसे बताती कि सागर ने उसके साथ क्या किया? तभी गीता ने कहा, जाओ बेटा, कुछ खा लो। 1 हफ्ते की शादी के बाद पहली बार किसी ने ससुराल में उसे खाने के लिए कहा था। वह रसोई की तरफ चली गई, शायद थोड़ा सुकून पाने की उम्मीद में। रात के खाने में बस 1 रोटी और बासी सब्जी थी। सोनम में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद के लिए कुछ और बना सके। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो पड़ी। अचानक उसने अपने सिर पर किसी का स्पर्श महसूस किया। वह नानी जी थी। चुप हो जाओ सोनम, आज की बात है। कल तुम्हारे पापा जी तुम्हें लेने आ रहे हैं। अगली बार जब आओ तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत करके आना। नानी जी के शब्दों का अर्थ सोनम अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। नानी जी ने उसके लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में चाय पी। चाय पीते हुए नानी जी ने सोनम को किशोर जी और गीता की शादी की पूरी कहानी बताई। अगली रात भी उसके साथ वही घटित हुआ जिसने उसे और भी अधिक अंदर से तोड़ दिया। सुबह जल्दी ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि आज उसके पापा उसे लेने आ रहे थे। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। उसने देखा कि सागर अपने बिस्तर पर नहीं था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सोनम थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही। तभी सागर कमरे में आया और उसे जागता देख घबरा गया। फिर तुरंत बाथरूम में चला गया। आज सागर दुकान नहीं गया था, शायद इसलिए क्योंकि सोनम का वक्त बेहद मुश्किल से कट रहा था। हर पल उसे बस अपने पापा के आने का इंतजार था। वह बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे समय उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा हो। करीब 11 बजे थे जब उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। सोनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसने गीता माँ की ओर देखा, उसके चेहरे की खुशी एक पल में सहम से बदल गई। वह निहार रही थी उसे एक विचित्र दृष्टि से। सोनम हैरान थी, क्योंकि सागर और गीता माँ का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उनके स्वर बदल गए थे, जैसे कुछ छुपा रहे हो। रात में जीजा जी और सागर की बातचीत दुकान के इर्द गिर्द ही घूमती रही। गीता माँ भी अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। जब सोनम मायके के लिए निकली तो सागर की माँ ने उसे जल्दी वापस आने को कहा, यह कहते हुए कि उसके बिना घर वीरान लगेगा। नानी जी ने धीरे से कहा, अगली बार और मजबूत होकर आना। ये वाक्य सोनम के दिल में गहरे उतर गया। उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। जब सोनम बाहर निकली, उसे लगा जैसे उसने वर्षों बाद पहली बार ताज़ी हवा में सांस ली हो। मायके आने की खुशी थी, लेकिन ससुराल में जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उसे मुरझाया सा बना गया था। उसका मन भारी था, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। जब वह घर पहुंची, दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी, उसी का इंतजार कर रही थी। मम्मी को देखकर सोनम का धैर्य टूट गया। उसने मम्मी के गले लगकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। बेटी पहली बार ससुराल से मायके आई थी।
और उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर मम्मी की चिंता बढ़ गई, पर उन्होंने अभी कुछ नहीं पूछा। शाम ढलने के बाद जब सोनम ने मम्मी से कहा कि वह आज रात उनके पास सोएगी, तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। उस रात मम्मी, नीलम और सोनम तीनों एक साथ लेटी थी। पापा, भाई और राज बाहर के कमरे में थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है? सोनम ने जवाब दिया, हाँ मम्मी। मम्मी ने फिर पूछा, सागर का स्वभाव कैसा है? सोनम ने कहा, वो कम बोलते हैं, लेकिन यहाँ नए नए हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा बात करते हैं। फिर मम्मी ने पूछा, और गीता जी? सोनम ने कहा, वो भी बहुत अच्छी है। जब मेरी और सागर की कोई बहस होती है तो वो हमेशा मेरा साथ देती है। सच के ऊपर झूठ की परतें चढ़ाकर सोनम ये बातें कह रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को उसकी ससुराल की सच्चाई पता चले। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें दुख हो, ये जानकर कि उसकी ससुराल उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। रात में जब सोनम की नींद टूटी तो उसे सागर का भयावह चेहरा याद आ गया। वह खुद से सोचने लगी, क्या हर पति ऐसा होता है? लेकिन फिर वह सोचती, अगर ऐसा होता तो नीलम दीदी इतनी खुश क्यों होती? अगले ही दिन नीलम दीदी भी अपने ससुराल चली गई। सिर्फ 4 ही दिन हुए थे जब अचानक सागर का फोन आया कि पापा जी सीढ़ियों से गिर गए हैं। तुरंत ही पापा जी और सोनम ससुराल के लिए रवाना हो गए। जब तक पापा जी इस संसार से विदा ले चुके थे, सोनम का मन दुख से भरा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि पापा जी की सेवा कर सके, पर उन्हें इसका अवसर ही नहीं मिला। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। गीता माँ सागर से लिपटकर अपने दुख को बांट रही थी। अब सागर ही पूरे घर का आधार थे। अनूप तो अभी छोटा था, वह भी पापा जी के अंतिम समय में उनसे दूर नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद सोनम के पापा चले गए और जैसे ही यह कर्मकांड समाप्त हुआ, मम्मी जी का बर्ताव बदलने लगा। मम्मी जी ने छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें शुरू कर दी, कभी खाने की गुणवत्ता पर तो कभी सफाई के अभाव पर। 13वीं की विधि भी बहुत सीमित रूप से की गई, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग शामिल हुए और सोनम के मायके से किसी को भी निमंत्रित नहीं किया गया। सोनम सागर की बेरुखी सहन नहीं कर पा रही थी। जो सोनम कभी हंसी खुशी से भरी रहती थी, वह अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल शांत हो गई थी। गीता माँ तानों के बिना कुछ नहीं कहती और सागर उससे केवल वही बातें करते जो उनके आवश्यक होती। रात को वह कमरे में तो आते, पर सुबह कब चले जाते सोनम को पता ही नहीं चलता। एक रात जब रात के लगभग 2:30 बजे थे, सोनम की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि सागर बिस्तर पर नहीं थे। इतनी रात को वह कहां जा सकते हैं? सोनम उठकर बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सागर कहां गए। उसके कदम धीरे धीरे गीता माँ के कमरे की ओर बढ़े। उसने सोचा, शायद माँ को पता हो कि सागर कहाँ है। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। सामने सागर और गीता माँ बैठे थे। सोनम ने पूछा, आप यहाँ? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। गीता माँ ने तीखे स्वर में कहा, क्या मुझे अपने बेटे के पास आने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत है? सोनम ने घबराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने इन्हें अपने पास नहीं देखा तो डर गई। सागर ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। और सोनम अपने कमरे में लौट आई। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। यदि सागर को नींद नहीं आ रही थी तो वे उसे जगा सकते थे, लेकिन उसे अकेले छोड़कर माँ के पास क्यों गए? कुछ ही देर में सागर कमरे में आए और सोनम ने उनसे कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सागर ने ठंडी आवाज में कहा, अभी सो जाओ। सोनम ने फिर कहा, आप मम्मी जी के साथ तो बातें कर रहे थे। सागर यह सुनते ही गुस्से में आ गए और सोनम के गाल पर जोर से 2 थप्पड़ जड़ दी। सोनम को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सागर के इस रूप को देखकर वह स्तब्ध रह गई। तभी उसे नानी जी की बात याद आई, अगली बार जब आना तो मजबूत होकर आना। सोनम समझ गई कि अब उसे भी कठोर होना पड़ेगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने लगी। जब तक सब उठे, नाश्ता तैयार हो चुका था। वह सागर के लिए नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। न जाने क्या हुआ, सागर ने उसी कमरे में नाश्ता किया और फिर दुकान पर चला गया। उसके जाने के बाद सोनम जब रसोई में आई
तब तक गीता माँ नाश्ता कर चुकी थी और अनूप भी स्कूल जा चुका था। गीता माँ ने उसे देखा और बोली, सोनम, एक काम करो, अपने सारे गहने मुझे दे दो। क्यों मम्मी जी? सोनम ने हैरान होकर पूछा। गीता माँ ने कहा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, गहनों की देखभाल में तुम्हें मुश्किल होगी। सोनम ने दृढ़ता से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं अपने गहनों की देखभाल खुद कर सकती हूँ। रक्षाबंधन करीब था और सोनम के मन में अपने मायके जाने की खुशी थी। 4 महीने बीत चुके थे और वह दिन गिन रही थी कि कब मम्मी पापा से मिलने का अवसर मिलेगा। उसकी माँ का कभी कभी फोन आता था और माँ ने बताया था कि कुछ ही दिनों में उसका भाई भी घर आ जाएगा। सोनम ने अपना सामान भी तैयार कर लिया था। एक दिन वह सागर से कहने लगी, सागर, रक्षाबंधन है और भैया आ रहे हैं, मैं कम से कम 15 दिनों के लिए मायके जाऊंगी। सागर ने ठंडे स्वर में कहा, यह मुझे नहीं, माँ को बताओ, वे जितने दिन कहेंगी उतने ही दिन के लिए जाओ। सोनम को यह बर्ताव पसंद नहीं आया और उसने कहा, ठीक है, पर आप मुझसे ऐसे मत बात करें, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। सागर गुस्से में आ गया और ताना मारते हुए बोला, जुबान चलाने लगी हो? उसने जैसे ही हाथ उठाया, सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक दिया। सोनम ने कहा, बस सागर, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। मैं अच्छे से समझती हूं तुम्हें और तुम्हारी गीता माँ को। सागर को सोनम का यह रूप देखकर गुस्सा आ गया और उसने उस रात सोनम को जमकर मारा। अगले दिन जब सोनम कमरे से बाहर निकली तो उसने गीता माँ के कमरे से सागर की आवाज सुनी। गीता कह रही थी, मुझे लगता है सोनम को हम पर शक हो गया है। सागर झुंझलाकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि इस शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अगर थोड़ा इंतजार कर लेते तो आज यह मुसीबत हमारे सिर पर ना होती। अब तो किशोर भी नहीं रहे और हमारी जिंदगी आराम से कट जाती। इतना कहने के बाद गीता ने सिर झुका लिया। सागर ने कहा, कितना अच्छा होता अगर सिर्फ तुम, मैं और हमारा बेटा अनूप होते। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं वह बूढ़ा आदमी सोनम को सब कुछ न बता दे, लेकिन तुमने उसे ठिकाने लगा दिया। सोनम ये सुनकर सन्न रह गई। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में बदल गई थी। वह सागर के सामने आकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, सागर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये औरत जो तुम्हारी माँ बनकर आई और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि उस इंसान ने तुम्हारे लिए अपना भरोसा जताया और तुमने उसे मार डाला। गीता ने क्रोध में आकर सोनम के बालों को जोर से खींचा और चिल्लाई, चुप रहो, उस बूढ़ी ने मुझसे शादी कर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पैसा था, मगर उसे मेरी कीमत समझनी कभी नहीं आई। जब भी मैं उसके साथ सड़क पर निकलती थी, लोग मुझ पर हंसते थे, और जब सागर की आंखों में मेरे लिए प्रेम की झलक देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन फिर एक दिन मैंने उस गलती को सुधार लिया। सोनम ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसमें शर्म की क्या बात है? गीता ने गुस्से में सोनम को धक्का मारते हुए कहा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसने सोनम को जमीन पर गिरा दिया और सागर ने भी बेरहमी से उस पर लात और घूसों की बौछार कर दी। अनूप, जो यह सब देख रहा था, डर के मारे कांपने लगा। गीता ने सागर से कहा, इसे अभी आग लगा देते हैं, वरना यह हमारे जीवन में तबाही मचा देगी। इसके घर वालों से कह देंगे कि खाना बनाते समय हादसा हो गया। सागर अधमरी हालत में पड़ी सोनम को घसीटते हुए रसोई में ले जाने लगा और गीता मिट्टी का तेल लेकर आ गई। अनूप दरवाजे के पीछे छिपा सब देख रहा था, पर डर से कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। ठीक उसी वक्त सोनम का भाई अजीत उसे लेने आ गया। अनूप दौड़कर उससे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। अजीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने अनूप को गोद में उठाया और घर के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। अजीत की आवाज सुनकर सोनम धीरे से बोली, भैया बचा लो, और फिर बेहोश हो गई। इतने में अनूप ने बाहर से पड़ोसियों को बुला लिया। अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। लोगों ने गीता और सागर को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। सोनम को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सोनम, अनूप और अजीत के बयान और बाकी लोगों की गवाही के आधार पर गीता और सागर पर किशोर जी की हत्या
और सोनम की हत्या की कोशिश का आरोप सिद्ध हो गया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटियों की शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी के बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर चीज की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस तरह के फैसले लेने चाहिए, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।